ब्रेक के बाद स्वागत है आपका कहानी कुर्सी की। देख रहे हैं आप कहानी कुर्सी की में आज 2024 को लेकर बीजेपी की क्या है तैयारी और उस 2024 के लिए जो मैराथन बैठक चल रही है, इतना बड़ा टारगेट रखा गया है, वो कैसे बीजेपी अचीव कर सकती है, इस पर चर्चा जारी है। एक एक राज्य का एक एक समीकरण हम आपको बता रहे हैं और इसी कड़ी में अब आगे बात कर लेते हैं उस राज्य की जहां सबसे ज्यादा उठापटक देखने को मिली। जी हां, बात कर रहे हैं महाराष्ट्र की। महाराष्ट्र के आंकड़े आपके सामने रख देते हैं। 2019 के लोकसभा चुनावों के नतीजों से आप ये समझ पाएंगे कि महाराष्ट्र की जो दौड़ है वो फिलहाल कैसी है, या महाराष्ट्र बीजेपी के लिहाज से कितना चुनौती भरा रह सकता है। बीजेपी यहां 25 सीटों पर चुनाव लड़ी थी। कुल 48 सीटें हैं, शिवसेना के साथ गठबंधन में थी। 25 सीटों पर चुनाव लड़ी थी, 23 सीटें बीजेपी जीती थी। वोट शेयर रहा था 27.84%। शिवसेना की बात करें, उस वक्त टूटी हुई शिवसेना नहीं थी। शिवसेना 23 सीटों पर चुनाव लड़ी थी और 18 सीटें जीती थी। 23.50% उसका वोट शेयर रहा था। एनसीपी की बात करेंगे, ये पार्टी भी टूट चुकी है। 19 सीटों पर एनसीपी ने चुनाव लड़ा था, 4 सीटों पर चुनाव जीता था। 15.66% एनसीपी का वोट शेयर रहा था। बात अगर आप कांग्रेस की करेंगे तो कांग्रेस यहां 25 सीटों पर चुनाव लड़ी थी, लेकिन सिर्फ एक सीट कांग्रेस महाराष्ट्र में जीत पाई थी। 16.41% कांग्रेस का वोट शेयर रहा था। तो एक ऐसा राज्य जहां सारे समीकरण टूटे, पार्टियां टूटी, कौन किसके साथ गया, इस पर अब आने वाला चुनाव कितना निर्भर करता है और बीजेपी कितना गुंजाइश लेकर चल रही है। सबसे पहले देवेंद्र, आपके पास आ रही हूं। महाराष्ट्र को लेकर बीजेपी क्या असेसमेंट लेकर चल रही है? इतना सब कुछ टूट फूट हुई, दो नए साथी सरकार में साथ हैं, कितना प्लस की गुंजाइश है बीजेपी को? अपराध जी, सबसे पहले महाराष्ट्र में एक अपडेट ले लें न्यूज़ के हिसाब से कि सीट शेयरिंग को लेकर तीनों ही दलों के बीच वहां एक भी बैठक अभी नहीं हुई है। एक बार भी सीट शेयरिंग को लेकर बातचीत नहीं हुई है, लेकिन ऐसा माना जा रहा है कि दोनों ही दलों ने पार्टी में अपनी पार्टी को लेकर ये कन्वे कर दिया है बीजेपी को कि गृहमंत्री अमित शाह जो तय करेंगे वो उन्हें सीटों के नंबर्स के हिसाब से मंजूर होगा। पिछली बार बीजेपी 22 सीटों पर लड़ी थी, इस बार उनके सहयोगी भी ये मान रहे हैं कि 24 या 25 पर बीजेपी लड़ना चाहेगी ज़रूर और उतनी सीटों पर वो लड़ेगी। दूसरी चीज़ की आमतौर पर आपको एक सेंटिमेंट सुनने को मिलेगा कि उद्धव ठाकरे भले ही पार्टी उनसे ले ली गई हो, लेकिन शिव सैनिकों का सेंटिमेंट उद्धव ठाकरे के साथ है और बीजेपी और उसके सहयोगी दल वो ये बताने में लगे हुए हैं कि ग्राउंड पे ऐसा नहीं है। उसके बारे में अगर सबूत के हिसाब से देखें तो जो कॉर्पोरेटर थे, अगर मुंबई की ही बात कर लें तो कॉर्पोरेटर जो कि ग्राउंड पे काम कर रहे होते हैं वो सब सीधे सीधे वोटर से कनेक्टेड होते हैं। उसमें तकरीबन आधे कॉर्पोरेटर शिवसेना के ऑलरेडी उद्धव ठाकरे को छोड़कर एकनाथ शिंदे के साथ आ चुके हैं। दूसरी चीज़ की महाराष्ट्र सरकार का जो कामकाज है, जैसे वहाँ पे एक कार्यक्रम चलाया जा रहा है आपकी सरकार आपके द्वार, तो इस तरह के कार्यक्रम के सहारे कोशिश ये किया जा रहा है कि कोई एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर ना क्रिएट हो जाए जिससे कोई दिक्कत हो। मराठा आरक्षण के मसले को भी आपने देखा कि बहुत संवेदनशीलता के साथ हैंडल किया गया था। तो बीजेपी ये मानकर चल रही है कि महाराष्ट्र में उसकी अपनी जितनी सीटें पिछले चुनाव में थी उसमें तो एक भी कमी नहीं आनी है। गठबंधन को लेकर उसे सीटों को ज़्यादा बढ़ाना है और उस लिहाज से ही अभी काम किया जा रहा है। प्राची, तो क्या सबसे ज्यादा नजर समीर जी यहाँ गठबंधन को लेकर ही रहेगी? बीजेपी के जो दो नए साथी हैं महाराष्ट्र में, इनको लेकर रहेगी कि कितना कमाल कर पाते हैं और इनको कैसे मैनेज करना है सीटों के लिहाज से? निश्चित रूप से मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी इस बात को जानती है कि लोकसभा चुनाव के अंदर उसके साथ जो नए दल जुड़ के आए, एकनाथ शिंदे और अजित पवार, ये खुद की दम पर सीटें जीतने की स्थिति में नहीं रहेगी। भारतीय जनता पार्टी का पूरा सहयोग उन्हें वहां लगेगा। मुझे लग रहा है इनके ज्यादातर कैंडिडेट भारतीय जनता पार्टी के सिंबल पर लड़ेंगे और भारतीय जनता पार्टी इन्हें उसके बाद होने वाले विधानसभा चुनाव में स्पेस देने की तैयारी में है। और एकनाथ शिंदे और अजित पवार भी इस बात को जानते हैं कि वो अपनी दम पर महाराष्ट्र में लोकसभा चुनाव बहुत ज्यादा नहीं जीत सकते हैं। 1-2 सीटें छोड़ दी जाए, उसके अलावा उनकी ताकत नहीं है। एकनाथ शिंदे अपने बेटे श्रीकांत को कल्याण डोंबिवली से बिना भारतीय जनता पार्टी के समर्थन से चुनाव नहीं जितवा सकते, क्योंकि वहां भारतीय जनता पार्टी का बहुत स्ट्रांग ग्राउंड है। तो मुझे लग रहा है कि लोकसभा में मोदी की लोकप्रियता और भारतीय जनता पार्टी के संगठन को देखते हुए और शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट से मिलने वाली चुनौती को देखते हुए अजित पवार और एकनाथ शिंदे बहुत ज्यादा लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी पर सीट ज्यादा देने के लिए प्रेशर नहीं डालेंगे। उनका मुख्य फोकस उसके बाद होने वाला विधानसभा चुनाव है, जहां वो ये चाहेंगे कि भारतीय जनता पार्टी उन्हें वहां सम्मानजनक सीटें दे, जिससे फिर उनके विधायक मंत्री बनकर आ सके और वो फिर मुख्यमंत्री या उप मुख्यमंत्री या बड़े पद हासिल कर सके। और उन्हीं का पूरा फोकस महाराष्ट्र की लोकल राजनीति के अंदर एकनाथ शिंदे का भी रहेगा और अजित पवार की भी रहने वाला, क्योंकि वे बात जानते हैं कि लोकसभा की सीटें कुछ जीतने के बाद भी केंद्र में उन्हें दखल नहीं मिलेगा। तो वो दोनों दल जो एकनाथ शिंदे
की शिवसेना है और अजित पवार की एनसीपी ये स्थानीय चुनाव विधानसभा चुनाव में ज्यादा अपनी ताकत दिखाने की कोशिश करेंगे। लोकसभा में वो प्रधानमंत्री मोदी और बीजेपी के सामने आत्मसमर्पण करेंगे और ये तय है कि भारतीय जनता पार्टी उन्हें जितने सीटें देगी उतने सीटों पे वो चुनाव लड़ेंगे और हो सकता है कि इनके कुछ उम्मीदवार भारतीय जनता पार्टी के सिंबल पर लड़ ले। महाराष्ट्र में क्या हर्षवर्धन जी बीजेपी के पास मौका है अपना दम दिखाने की, अपने दम पर सीटों को ज्यादा से ज्यादा संख्या में लाने की? कितना भाव यहां पर अजित पवार और एकनाथ शिंदे को बीजेपी की तरफ से मिल सकता है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के लिए महाराष्ट्र है क्या, पहले उसे समझ लेना चाहिए। महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी अकेली पार्टी है जो पैन महाराष्ट्र पार्टी है। सबसे अधिक उसके पास सांसद हैं, सबसे अधिक उसके पास विधायक हैं, सबसे बड़े इलाके में उसकी अपनी सांगठनिक पहुंच है। दूसरी जितनी पार्टियां हैं, कांग्रेस हो, 2 टुकड़ों में बटी एनसीपी हो, 2 टुकड़ों में बटी शिवसेना हो, सबका एक बड़ा छोटा सा इलाका है। उसी इलाके में उनको जो भी नूरा कुश्ती करनी है वो करनी है। भारतीय जनता पार्टी करना क्या चाहती है? भारतीय जनता पार्टी जिसको कहते हैं ना कि 20 सीटों पर वो चाहेगी कि 10-10 सीटें वो अजित पवार और एकनाथ शिंदे को देगी, उन्हीं के सिंबल पर वो लड़ाना चाहेगी। मैं नहीं मानता हूं कि वो चाहेगी कि वो भाजपा के सिंबल पर लड़े, वो उन्हीं के सिंबल पर चाहेगी, क्योंकि शिवसेना तो लड़ाई जीत चुकी है, उसके पास अपना सिंबल है। अजित पवार को सिंबल अलॉट होगा क्या, चुनाव आयोग तक जाएगा तो क्या स्थिति होगी, वो देखने की बात होगी। अगर चुनाव चिन्ह नहीं मिलता है तब भले भारतीय जनता पार्टी के चुनाव चिन्ह पर लड़े, नहीं तो 10-10 सीटें मेरा ये मानना है और ये दिख रहा है वहां के समीकरण में कि उनको दिया जाएगा। जहां शरद पवार और जहां उद्धव ठाकरे लड़ते हैं, जहां मजबूत हो सकते हैं, उन सीटों पर इन लोगों को भारतीय जनता पार्टी पूरी ताकत से करेगी। 28 सीटों में, चूंकि उसे रामदास अठावले जी को भी अपने साथ एकोमोडेट करना होगा, उनकी पार्टी के कारण सीट वो देगी, तो कुल मिलाकर ये वहां समीकरण है। चूंकि सबसे ज्यादा मतदाता समूह उसके पास है और उसके पास एक और संभावना है, वो अकेली पार्टी है, शिवसेना से टूटकर उसके पास वोट आ सकता है। यानी जहां जहां उद्धव से थोड़ी लोगों की नाराजगी होगी, जो कोंकण बेल्ट है, जो हिंदुत्व वाला है, जो मराठा वाला है, जो अलग अलग तरीके से देखता है, उन सब में से वोट बैंक इधर आने की उम्मीद है। तो मेरा यह मानना है कि वहां 51% एनडीए के तौर पर भारतीय जनता पार्टी भले देखे, लेकिन उसको लगता यही है कि सब मिलाकर अगर 45 to 50% वोट्स के बीच में रहें, अपनी सीटें थोड़ा सा ज्यादा कर पाए, यानी जीत कर 25 आ पाए, तो उसके लिए वो बहुत सुकून की बात होगी। उसी रणनीति पर वो काम कर रही है। 25 में से 23 सीटें राहुल जी जीती थी पिछली बार बीजेपी ने अपने अकेले दम पर। इस बार क्या लग रहा है, मुश्किल है बीजेपी के लिए, सीटें घट सकती हैं या इजाफा होगा? देखिए, महाराष्ट्र मुझे लगता है बीजेपी के लिए सबसे मुश्किल राज्य रहने वाला है, जिस तरह की वहाँ पे राजनीति शुरू हुई है। जहाँ मराठा आरक्षण का जो मुद्दा है उसको जहाँ जो शरद पवार हैं वो उठाएंगे, और उधर जो इसको हवा देने में जो है शिवसेना जो उद्धव ठाकरे की है वो भी कहीं पीछे नहीं रहेगी। वो मुद्दा इन लोकसभा चुनावों में खूब उठाया जाएगा मुझे लगता है। और पिछले चुनावों में जब हम देखें तो बीजेपी जो है शिवसेना के साथ पिछले 2 लोकसभा चुनाव मिलकर लड़ी है, और ऐसे में अगर अलग लड़ती है बीजेपी, तो जो अभी उसकी सीटें हैं वो अगर बीजेपी कायम रखे, वो भी बहुत बड़ी बात हो। तो महाराष्ट्र मुश्किल है बीजेपी के लिए, और एक ऐसा ही राज्य है जो बीजेपी के लिए और मुश्किलें ला सकता है, वो है बिहार, जहां से बीजेपी को क्या नुकसान होगा या कोई फायदा हो सकता है, इस पर भी चर्चा कर लेते हैं। लेकिन उससे पहले 2019 के नतीजे कैसे रहे बिहार में लोकसभा चुनाव के, वो आपके सामने रख देते हैं। कुल 40 लोकसभा सीटें हैं, बीजेपी और जेडीयू का गठबंधन था, 17 सीटों पर दोनों लड़े थे। बीजेपी ने 17 में से 17 सीटें जीती थी, जेडीयू ने 17 में से 16 सीटें जीती थी, आरजेडी 19 सीट पर चुनाव लड़ी थी लेकिन एक भी सीट पर खाता नहीं खोल पाई थी। कांग्रेस 9 सीटों पर चुनाव लड़ी थी और सिर्फ 1 सीट कांग्रेस के खाते में गई थी। वोट शेयर के लिहाज से बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनी थी, 23.58% वोट शेयर बीजेपी के पास गया था। जेडीयू की अगर आप बात करेंगे तो 21.81% जो वोट प्रतिशत था वो जेडीयू के साथ रहा था। अब सबसे बड़ा सवाल बिहार में यही है कि क्या इंडिया अलायंस बीजेपी को नुकसान पहुंचा सकता है, क्योंकि जेडीयू से ही नीतीश कुमार है जो सबसे बड़े पुरोधा बन रहे थे, जिन्होंने तमाम विपक्षी दलों को एकजुट करने की कोशिश की। हालांकि राहुल गांधी नीतीश कुमार से अलग से फोन पर बातचीत कर रहे हैं, उनकी नाराजगी की भी खबरें सामने आ रही हैं। इन सब के बीच हर्षवर्धन जी, आपका अपना आंकलन क्या कह रहा है बिहार को लेकर? ये चुनौती है बीजेपी के लिए या मुश्किलें आसान हो रही हैं? नहीं, चुनौती तो है, वहां मुश्किल आसान कतई नहीं है। और देखिए, कोई कुछ भी कहे, लेकिन बिहार में राष्ट्रीय जनता दल की ताकत, देखिए मैं इससे कतई नहीं आंकता हूं कि 5 लोग मिलकर वो पतली पतली लकड़ियां जुड़ेंगी और वो इतना मजबूत हो जाएंगी कि वो बड़े तने से लड़ जाएंगी। ये बोध कथा वाला ठीक है हिस्सा, लेकिन इतनी कमजोर लकड़ियां होंगी कि वो साथ मिलने के बाद भी टूट जा रही हैं, तो फिर वो बहुत असर नहीं करती। लेकिन अगर कोई एक धुरी मजबूत है,
उसके इर्द गिर्द कोई जुड़ाव हो रहा है तो फिर वो खतरनाक होता है। जैसे आप महाराष्ट्र की बात करें तो वहां भी आप कुछ भी कह लें, लेकिन वहां धुरी थी, शरद पवार की धुरी, उस धुरी को काटने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी ने की। यहां नीतीश कुमार को कितना डैमेज भारतीय जनता पार्टी कर पाएगी, क्योंकि तेजस्वी यादव वाली धुरी मजबूत है और तेजस्वी यादव, उनका मतदाता समूह न तो विचलित होता है न हटता है, और मैं कहूंगा कि राजनीति भी वो अपने लिहाज से बहुत शानदार कर रहे हैं। मतलब जिस तरह की एक छवि थी राष्ट्रीय जनता दल की, वो अच्छी भी नहीं है, बहुत लंबे समय तक वो चलेगी नहीं, क्योंकि कोई भी मतदाता समूह अब थोड़ा वो बदला है प्रवासी होने की वजह से। तो वहां पर भारतीय जनता पार्टी के लिए चुनौती है, लेकिन कितना वो नीतीश जी को डैमेज करेंगे, एक वो काम आएगा। दूसरा, जो छोटे समूह वो जोड़ रहे हैं, उपेंद्र कुशवाहा हैं, जीतन राम मांझी हैं, मुकेश निषाद आएंगे, मुकेश सहनी आएंगे या नहीं आएंगे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सीटों पर मुझे लगता है फर्क नहीं पड़ेगा। पड़ेगा तो पॉजिटिव पड़ेगा, यानी 17 से भारतीय जनता पार्टी की सीटें बढ़ने वाली है। जब एनडीए की सीटें कहते हैं तो बड़ा नुकसान होगा, क्योंकि अभी तक तो 39 थे, 40 में से 39, तो मुझे लगता है वहां भारतीय जनता पार्टी को बड़ा डैमेज बिहार में होने वाला है, और उसको अचानक से वो मिरेकल कर दें, एकदम मोदी मैजिक चल जाए कि फिर से उसी स्थिति में आए, इसकी संभावना बहुत कम। अच्छा, एक और चर्चा हो रही है हर्षवर्धन जी बिहार की राजनीति में कि क्या फिर से कोई बदलाव होने जा रहा है? नीतीश की नाराजगी, राहुल गांधी का फोन करना, लालू यादव का प्रेशर होना, पाला बदलने में माहिर नीतीश कुमार, फिर से क्या कुछ कर सकते हैं? देखिए, मैं बार बार कहता हूं, थोड़ा संकोच के साथ कहता हूं कि नीतीश जी जैसे, जिनका एक समय में मैं बहुत प्रशंसा करता था उनकी राजनीति की, नीतीश जी अब राजनीति के योग्य नहीं है, और ये मैं बहुत गंभीरता से कह रहा हूं। पता नहीं उनकी पार्टी कब तक चल पाएगी। मुझे तो जनता दल यूनाइटेड का राजनीतिक भविष्य 2024 में ही खत्म होता दिख रहा है। पहले 25 में मानता था कि जब विधानसभा चुनाव आएंगे तब ये पार्टी खत्म हो जाएगी। मुझे लगता है लोकसभा चुनाव आते आते खत्म हो जाएगी, और उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि नीतीश जी ने कोई और ऐसा ऑल्टरनेटिव लीडरशिप खड़ी नहीं की है। जिनको मानते हैं लोग, वो आपने देखा ही कि 2 अध्यक्ष कैसे गायब हो गए, कैसे वो अपने जिन्होंने उनको खड़ा किया था उनको कैसे उन्होंने खत्म किया। लेकिन न तो वो ताकत ललन सिंह में है, न वो ताकत किसी और जनता दल यूनाइटेड के नेता में है। और नीतीश जी का जो इस वक्त जो हम अवस्था कहते हैं, ये टिप्पणी कहते हुए बहुत मैं संकोच करता हूं, लेकिन नीतीश जी की अवस्था मुख्यमंत्री बनने लायक, एक पार्टी चलाने लायक कतई नहीं है। तो वो आ जाएंगे भारतीय जनता पार्टी की तरफ और बहुत कोई चमत्कार कर देंगे, मैं नहीं मानता हूं। उससे बेहतर भाजपा अगर अपनी जमीन पर खड़ी रहेगी मजबूती से और नीतीश कुमार कमजोर हो तो शायद उसको ज्यादा लाभ होगा। देवेंद्र, क्या बात बिहार को लेकर पार्टी के अंदर चल रही है? पिछली बार 17 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी लड़ी थी, इस बार कितने सीटों पर बीजेपी चुनाव लड़ेगी? उपेंद्र कुशवाहा साथ में है, चिराग पासवान साथ में है, जीतन राम मांझी साथ में है, तो क्या फॉर्मूला बीजेपी देगी बिहार में? और सीट शेयरिंग की बात करें तो बीजेपी की एक कोशिश ज़रूर रहेगी कि 28 से 30 के बीच में बीजेपी वहाँ पर चुनाव लड़े, और उन सीटों को लेकर ऑलरेडी पार्टी बहुत ज़्यादा काम कर भी रही है। पिछले दिनों आप देखें तो 3-4 रोज पहले बीजेपी के एक सांसद के घर पर बिहार बीजेपी के नेताओं के साथ केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह की एक बैठक हुई थी, और उस बैठक में गृहमंत्री अमित शाह ने उन सांसदों से ये कहा कि 2024 की आप लोग चिंता ना करें, वो हम लोग ऑलरेडी जीत चुके हैं। आप 2025 विधानसभा चुनाव को लेकर उसके हिसाब से ग्राउंड पर काम करें कि 2025 में हमें कैसे जाना है। वहाँ पर चुनौती की अगर बात करें तो निश्चित तौर पर बहुत डिफिकल्ट चुनौती इस लिहाज से है कि आरजेडी, जेडीयू, कांग्रेस, सीपीआई, माले, ये सारे दल वहाँ पे एक मजबूत बुके बनाते हैं कास्ट कॉम्बिनेशन के लिहाज से, और कई सीटों पे वो एक तरह से अभेद किला बन जाता है। जैसे सीट के लिहाज से बात करें तो किशनगंज, अररिया, मधेपुरा, पूर्णिया, सुपौल, ये सारी वो, पाटलिपुत्र ग्रामीण, ये सारी वो सीटें हैं जो कि वहाँ पर गठबंधन के लिहाज से बहुत मजबूत हो जाती हैं। दूसरी तरफ बीजेपी की बात करें तो नॉर्थ बिहार की सीटों की बात करें, सिवान, गोपालगंज, छपरा बहुत टफ रहेगा, टफ फाइट आइदर वे जा सकता है। मुजफ्फरपुर की बात करें तो बीजेपी के लिए बहुत कंफर्टेबल है। मोतिहारी, बेतिया, वाल्मीकि नगर, पटना साहिब, आरा, बक्सर, सासाराम, तो ये सारी सीटें हैं जो बीजेपी के लिहाज से बहुत अच्छी हैं। लेकिन वहाँ पर जो बीजेपी की चुनौती रहेगी वो ये कि मुकेश सहनी को अगर साथ लाने में पार्टी सफल होती है तो वहाँ पर एक फ़ायदा मिलेगा, और जो चुनौती होगी वो ये, और बीजेपी की वो स्ट्रेटजी भी आपको देखने को मिलेगा कि नीतीश कुमार को लेके बीजेपी बहुत ज़्यादा आक्रामक नहीं होगी, क्योंकि वहाँ पर आरजेडी और नीतीश कुमार के वोट बैंक में एक कॉन्ट्राडिक्शन रहता है। पार्टी की ये कोशिश है कि नीतीश कुमार के वोट बैंक को अपने माथे अपने तरफ खींचा जाए, और इसी के चलते वहाँ पर कुर्मी प्रदेश अध्यक्ष भी बनाया गया सम्राट चौधरी को लेकर। आरजेडी का जो वोट बैंक है वहाँ पर बीजेपी बहुत ज़्यादा अग्रेसिव रहेगी, लेकिन नीतीश कुमार के वोट में सेंधमारी के बिना बीजेपी को वहाँ सफलता हासिल नहीं हो सकती। नंबर्स के हिसाब से बात करें तो बिहार में बीजेपी को कोई नुकसान होता नहीं दिख रहा है।
एनडीए के हिसाब से बात करें तो उसमें निश्चित तौर पर नुकसान होता दिख रहा है, क्योंकि एनडीए की संख्या 39 थी, तो वहाँ पर अगर बीजेपी गठबंधन यानी कि एनडीए अगर 30 भी आ जाए तो उसे बहुत खुश होना चाहिए। बीजेपी के अपने नंबर्स की बात करें तो अभी 17 है, ऐसा लगता है कि 20-22 सीटों तक नंबर्स जा सकते हैं। प्राची, बिल्कुल, देखिए एनडीए के लिहाज से नुकसान हो सकता है और ये एक ऐसा राज्य है जहां इंडिया अलायंस की मजबूती बीजेपी को परेशान कर सकती है, जहां इंडिया अलायंस बीजेपी के सामने मुश्किलें पेश कर सकता है। ऐसा ही एक और राज्य है बंगाल, जो बीजेपी के लिए मुश्किल समझा जा रहा है, उसकी भी चर्चा कर लेते हैं। लोकसभा के जो नतीजे हैं 2019 के, वो आपके सामने रख देते हैं। कुल 42 सीटें हैं, बीजेपी 18 सीटें जीती थी, वोट शेयर रहा था 40.64%। टीएमसी 22 सीटें जीती थी, 43.69% वोट शेयर रहा था। कांग्रेस 2 सीटें जीती थी, 5.67% वोट शेयर रहा था और लेफ्ट एक भी सीट नहीं जीत पाई थी, लेकिन वोट शेयर 6.34% रहा था। अब बंगाल को भी सबसे बड़ी चुनौती बीजेपी के लिए माना जाता है और बीजेपी बंगाल में कहीं ना कहीं ये कोशिश करेगी कि ट्रायंगुलर फाइट हो जाए, क्योंकि बंगाल में इंडिया अलायंस को लेकर भी लेफ्ट का कांग्रेस के साथ आना, ममता बनर्जी का भी उसमें साथ रहना, ये अभी थोड़ा सा मुश्किल नजर आ रहा है। राहुल जी, यहां बीजेपी किस सिचुएशन में रहेगी? जो 18 सीटें बीजेपी ने जीती है, इस पर कायम रहेगी, बढ़ाएगी, या ये सीटें कम हो सकती हैं? मुझे लगता है यहाँ बीजेपी जो है अपनी सीटें बढ़ाएगी। अगर आप तब के चुनाव भी, 2019 के चुनाव भी देखें, जब 18 सीटें उन्होंने जीती थी, तब भी ऐसी 121 असेंबली सेगमेंट्स थी जहाँ पर बीजेपी का वोट शेयर 40% से ज़्यादा था। और ऐसे में अगर ये स्थिति जो है बीजेपी बना के रखती है और बीजेपी का कैंपेन जो है वो ठीक से होता है, तो मुझे लगता है कि पश्चिम बंगाल जो है वहां पर बीजेपी अपनी सीटें 18 से बढ़ाकर ज्यादा कर सकती है। बिल्कुल, तो बीजेपी की जो हम जैसे समीर जी भी डिस्कस कर रहे थे कि बीजेपी की कोशिश यहाँ पर ये रहेगी कि फाइट जो है वो ट्रायंगुलर हो जाए। राहुल गांधी के साथ सीताराम येचुरी काफी कंफर्टेबल नजर आते हैं, उनसे बातचीत करते हुए नजर आते हैं, और इस पर आपत्ति टीएमसी की रहती है। क्या ये मुश्किल इंडिया अलायंस के सामने रहेगी? निश्चित रूप से रहेगा। देखिए, ममता बनर्जी ने बहुत स्पष्ट कहा है कि लेफ्ट को छोड़ के अगर कांग्रेस गठबंधन में आती है तो हम शामिल है। लेफ्ट को ममता बनर्जी किसी भी स्थिति में स्पेस देना नहीं चाहती। जिस लेफ्ट को पश्चिम बंगाल से ममता बनर्जी ने लगभग खत्म कर दिया है, कांग्रेस को खत्म कर दिया है, वहां वो लेफ्ट को फिर से सर्वाइव करने के लिए 1 या 2 सीट नहीं देगी। अब ये हो सकता है कि ममता बनर्जी कांग्रेस से कहे कि आपको अगर 3-4 सीटें दी तो उसमें से आप 1 या 2 सीटें दे दो। ममता बनर्जी लेफ्ट को बहुत स्पेस देगी, संभावना कम है। लेकिन पश्चिम बंगाल में यह बात भी है कि भारतीय जनता पार्टी का एक हिंदुत्व का जो नैरेटिव है वह जमीनी स्तर पर बहुत काम कर रहा है। पश्चिम बंगाल का जो बांग्लादेश का जुड़ा हुआ हिस्सा है, वहां पर भारतीय जनता पार्टी के लिए एक हिंदुत्व की जो लहर है या हिंदुत्व का जो कैडर है वह काफी काम कर रहा है, जो भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत फेवर में जा रहा है। अभी जो कॉर्पोरेशन के चुनाव हुए तो उसमें भी ये बात देखने को मिली थी। मुझे लग रहा है भारतीय जनता पार्टी इस बार 2024 के चुनाव में वहां से 18 से 20 सीटें जीतने की स्थिति में, सीटों का नुकसान मुझे फिलहाल भारतीय जनता पार्टी को वहां होते हुए नहीं दिख रहा है। निश्चित रूप से ममता बनर्जी के लिए भी अपनी 22 सीटें बचाना वहां बहुत आसान नहीं होगा। भारतीय जनता पार्टी वहां बेहतर प्रदर्शन करेगी। अभी वहां भारतीय जनता पार्टी, प्रधानमंत्री मोदी का दौरा शुरू होगा, अमित शाह का संगठन की स्थिति शुरू होगी, और फिर वो जो हिंदुत्व, मुसलमान और बनाम हिंदू का वहां मामला होगा, तो मुझे लग रहा है इस बार भारतीय जनता पार्टी वहां पर एक 20 सीटों के ऊपर जा सकती है। हर्षवर्धन जी, आपका असेसमेंट क्या कहता है? क्या इतना आसान है ममता बनर्जी को उन्हीं के स्टेट में जाकर चुनौती देकर अपनी सीटों का इजाफा करना और उनकी सीटें कम हो जाना? देखिए, मुझे लगता है कि आसान तो वहाँ लड़ाई नहीं है। आसान इसलिए भी नहीं है कि वहाँ की लड़ाई और पूरे देश की लड़ाई में थोड़ा फर्क है। वहाँ जिस तरह से राजनीतिक खून खराबा होता है, जिस तरह से जितने भी आप राजनीति कर रहे हैं तो कब आपकी जान चली जाए, और वहाँ का जो खतरनाक क्लब कल्चर है, वहाँ की जो कमेटियाँ तय करती हैं, उसमें जो राजनीतिक दखलंदाजी होती है, वो बहुत खतरनाक स्तर की है। वही वामपंथी पार्टियों ने किया और दुर्भाग्य से ममता जी उसको और कई डिग्री बढ़ा कर लेकर चली गई। लेकिन उसके बावजूद आप सोचिए, कांग्रेस जहां पूरी तरह से आत्मसमर्पण कर देती है, उससे निकलकर ममता जी तृणमूल कांग्रेस और कम्युनिस्टों को हरा देती हैं। आज भारतीय जनता पार्टी लोकसभा में 18 पर खड़ी हो जाती है और विधानसभा में ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि वहां तो बड़ी नजदीकी लड़ाई होती है, उसमें 3 से 77 पर पहुंच जाती है, 77 सीट्स। उसके बाद जिस तरह से खून खराबा हुआ, पहली बार हमने देखा, उस वक्त राज्यपाल थे धनखड़ जी, और यहां से जाके असम के धुबरी में जाकर लोगों को रहना पड़ा। वो लोकतंत्र के लिए बड़ी भयावह तस्वीरें थी। फिर पंचायत चुनाव होता है और कमाल की बात यह कि भारतीय जनता पार्टी गेन करती है। जहां हिम्मत नहीं होती है लोगों की कि वो जाकर पर्चा भी भर दें, वहां भाजपा गेन करती है। मेरा यह मानना है कि ममता बनर्जी को यह आहट है, यह आशंका है,
इसी वजह से वो कम्युनिस्ट को, जिसको हर दूसरे बात पर वो कहते हैं कि ये तो मतलब शरीर का रक्त निकाल के उसमें चावल भात और खून मिलाकर पीने वाले लोग हैं, इस तरह से वो बोलते थे, उनके साथ वो जाने की बात कर रहे हैं। इसका मतलब उनको ये लगता है कि अगर कांग्रेस और कम्युनिस्ट अलग अलग लड़े तो भारतीय जनता पार्टी को लाभ होगा, वो सीटें बढ़ा पाएंगी। इसी से साफ साफ दिखता है कि ये लड़ाई इतनी आसान नहीं। सीटों का प्रेडिक्शन वहां मैं बहुत कठिन मानता हूं। मेरा मानना है कि जिस तरह का नजदीकी मुकाबला है, 43 और 40 बहुत फर्क नहीं होता है, और 5 और 6 11 सीधे सीधे जुड़ते नहीं है। अब वो किस तरफ जाएगा, कहां जाके बैठेगा और किसका पलड़ा भारी हो जाएगा कहना कठिन है, लेकिन बहुत कठिन है ममता जी के लिए भी और भारतीय जनता पार्टी के लिए। बिल्कुल, ये एक ऐसा राज्य है जिसके नतीजे दिलचस्प हो सकते हैं, लेकिन और भी ऐसे राज्य हैं जो बीजेपी के लिए चुनौती माने जाते हैं, वो है दक्षिण के राज्य। अब बीजेपी वहां क्या रणनीति बना रही है 51% वोट शेयर लाने के लिए? क्या दक्षिण के राज्यों में भी बीजेपी गेन करने की सिचुएशन में है? इस पर आगे करेंगे बात। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, जल्द लौटेंगे। देखते रहिए कहानी कुर्सी की।